नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स है ये। बुक 1 समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 पहले हम लोग अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। देखते हैं क्या इस चैप्टर में समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आखिरकार हमें पार्ट 2 में पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे बच गए हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कंटेंट्स क्या क्या हैं इस टॉपिक में हमारे। पहला हमारा है वस्तुओं का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, ये हमने पहले करा दिया है। इसके दो पार्ट हैं, अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं, कौन से आखिरकार हैं। और दूसरा बी हमारा है उपभोग वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं। और इसका सेकंड टॉपिक हमारा है उपभोग व्यय की अवधारणा तथा घटक कौन कौन से होते हैं। और निवेश की अवधारणा तथा इसके घटक कौन कौन से होते हैं। स्टॉक तथा प्रवाह किसे कहते हैं, आखिरकार स्टॉक क्या होता है, ये है। और पांचवा हमारा है अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और छठा हमारा है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह, वास्तविक प्रवाह तथा मौद्रिक प्रवाह किसे कहते हैं, इसके बारे में है। और सातवां आखिरी टॉपिक हमारा है आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं, जो आय है उसका चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमारा जो सेकंड पार्ट में कंप्लीट होने वाला है। पहला हमारा है निवेश किसे कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होता है किसे कहते हैं आखिरकार, तथा इसके कौन कौन से घटक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये टॉपिक है। देखते हैं क्या है। पहले तो हम ये जान लेते हैं जो निवेश है किसे कहते हैं आखिरकार। जो इन्वेस्टमेंट होता है, मेरे हिसाब से निवेश का अर्थ ये होता है आसान शब्दों में, सरल शब्दों में, कि किसी भी प्रक्रिया को चालू करने से पहले, शुरू करने से पहले, जैसे कि किसी भी फैक्ट्री को शुरू करने से पहले कुछ पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, उसे ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, उसे ही निवेश कहा जाता है। देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। निवेश से अभिप्राय उत्पादक द्वारा ऐसी सभी वस्तुओं की खरीद पर है, यानी कि जो निवेश कर रहा है कहीं ना कहीं और उससे कुछ ना कुछ वस्तुओं हमें मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, जिससे कि उसके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो रही है कहीं ना कहीं, उसे ही निवेश कहा जाता है। आगे देखते हैं स्थिर निवेश किसे कहते हैं, यानी कि जो निवेश होते हैं इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार के घटक होते हैं। स्थिर निवेश किसे कहते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अभी। पहला हमारा स्थिर निवेश। स्थिर निवेश अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि होने वाली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो स्थिर निवेश होता है, एक ही स्थान पर जो स्थिर होते हैं उसे ही स्थिर निवेश कहा जाता है, जो कि उसके स्टॉक में सिर्फ वृद्धि होती है, किसके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है, ना कि उसकी हानि होती है। ठीक है, तो इसे स्थिर निवेश कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है जो प्लांट और मशीनरी होती है, इसमें मुख्य रूप से शामिल किया गया है इनको, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक इनका ड्यूरेशन टाइम जो है चलने वाला होता है, इसे ये स्थिर निवेश कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट हमारा है माल सूची निवेश किसे कहते हैं आखिरकार। जो माल सूची निवेश होता है ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। माल सूची निवेश एक वर्ष की अवधि में होने वाले माल सूची स्टॉक में परिवर्तन को उत्पादन का मूल सूची निवेश कहा जाता है, यानी कि इसका अंतराल जो होता है इस केवल एक ही वर्ष का होता है, उसके अंतर्गत जो भी पूंजी का अधिक मात्रा में लाभ हो या हानि हो उससे रिलेटेड होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, उसे ही माल सूची निवेश कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए माल सूची निवेश एक वर्ष में, जैसे कि जुलाई 30 एक जुलाई से लेकर के 30 जून के बीच का होता है, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून के बीच का होता है, जबकि देश में 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च के बीच में होता है, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं सकल निवेश किसे कहते हैं। जो सकल निवेश होता है आखिरकार है क्या, ये जान लेते हैं एक बार। एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है। सकल निवेश इसे ही कहा जाता है जिसमें कि एक निश्चित समय में जो अवधि होती है ना, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में अधिक मात्रा में जो वृद्धि होती है, उसे ही जो स्टॉक में वृद्धि होती है उसे ही सकल निवेश कहलाती हैं, तथा इसके मूल्यांश शामिल होता है। जो मूल्यांश होता है इसमें कहीं ना कहीं मूल्यांश भी होता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। निवल निवेश किसे कहते हैं आखिरकार। जो निवल निवेश होता है किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। एक मिनट, हाँ। एक अर्थव्यवस्था में, जो एक अर्थव्यवस्था है ना, इसमें एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तु है ना, इसमें स्टॉक में कहीं ना कहीं एक हिसाब से निवल वृद्धि होती है, शुद्ध निवल वृद्धि होती है। इसमें शुद्ध है, उसमें सकल है, तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से वृद्धि होती है, इसे ही निवेश वृद्धि कहते हैं इसे। तथा इसमें मूल्यांश जो होता है इसमें शामिल नहीं होता है, या इसका अर्थ ये होता है कि मूल्यांश इसमें होता ही नहीं है निवल निवेश वृद्धि में। आगे देखते हैं क्या है। मूल्यह्रास किसे कहते हैं। मूल्यह्रास हमने पहले आप लोगों को बता दिया पार्ट
वन में कि किसे कहते हैं, लेकिन इसमें भी आप लोग समझ लीजिए जो मूल्यांश है किसे कहते हैं। एक बार मूल्यांश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में सामान्य टूटा फूटा जो आकस्मिक होता है, जो वस्तुएं होती है टूट फूट जाती हैं, जो हानि के कारण तथा अस्थायी पूंजीगत के मूल्य में होने वाली कमी होती हैं, उसे ही मूल्यांश कहा जाता है। जो वस्तुएं टूट जाती हैं, टूटी फूटी वस्तुओं के रूप में आकस्मिक वस्तुएं होती हैं, उसे ही मूल्यांश कहा जाता है। प्रत्यक्षी प्रचलन अप्रचलन क्या होता है? जो प्रत्यक्षी अप्रचलन होता है क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं आखिरकार है क्या ये। प्रत्यक्षी अप्रचलन जैसे उद्योगों में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन होता है। जो उद्योग में परिवर्तन होता है, जैसे मांग में परिवर्तन होता है। हाँ, आने की ये भी होता है, जैसे हम वस्तुओं का मांग करते हैं सरकार के द्वारा कि हमें ये वस्तुएं चाहिए, जैसे कि उद्योग में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा, रिएक्शन होगा ही होगा। इसे ही प्रत्यक्षी प्रचलन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाले प्लांट्स तथा प्रचलित होते हैं। यानी इसका अर्थ ये है कि पहले ज़माने में जो थे ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, लेकिन अब जो है कि कलर टीवी चलने लगे हैं। कहीं ना कहीं एक हिसाब से सरकार लोगों के द्वारा सरकार की मांगे हैं, वो सरकार के द्वारा मांग है कि लोगों का मांग है सरकार के द्वारा कि किस प्रकार से यानी कि जो पूर्ति है उसको पूर्ति की जाए, जो कलर टीवी है उसकी। जब कलर टीवी की खोज की गई थी तो इसे ये प्रचलन अप्रचलन कहा जाता है। यानी इसका फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा यही है। और आगे देखते हैं अप्रत्यक्षी अप्रचलन किसे कहते हैं। अप्रत्यक्षी अप्रचलन क्या होता है, एक बार ये जान लेते हैं। जैसे बाढ़, प्राकृतिक बाधाएं, भूकंप, बाढ़ और जो आगे आर्थिक मंदी के कारण होती है, ये सब शामिल होते हैं इसमें। कहीं ना कहीं परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में एक हिसाब से बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है, इसे ही अप्रत्यक्षी प्रचलन कहा जाता है। आगे देखते हैं आय का चक्रीय प्रवाह किस तरीके से होता है। आखिरकार जो आय होता है ना, इनकम होता है, उसका चक्रीय प्रवाह किस तरीके से होता है उसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है। जो आय का चक्रीय प्रवाह ना किस तरीके से कहा जाता है इसके बारे में बताया गया है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं एवं साधन सेवाओं और मौद्रिक आय के सतत प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि इसके अंतर्गत जो वस्तुएं होती हैं ना, वस्तुएं और सेवाएं मुख्य रूप से शामिल होती हैं और साधन सेवाएं शामिल होती हैं। जो मौद्रिका आय के सतत प्रवाह के चक्र को आय का चक्र प्रवाह कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि किस प्रकार से आखिरकार जो वस्तुएं हैं ना, उनका उपयोग जो लोग हैं करते हैं, सेवाएं किस प्रकार से करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, और साधन सेवाओं का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, और जो मौद्रिका आय है, पैसे का उपयोग है, किस तरीके से आखिरकार इन सभी में बांट करके, इंक्लूड करके उसका उपयोग करते हैं। इसकी प्रकृति चक्रीय प्रवाह होती है, क्योंकि ना तो इसका कोई आरंभिक बिंदु होता है और ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। इसके अंदर जो होते हैं उसको शामिल किया जाता है, बल्कि वास्तविक प्रवाह उत्पादित सेवाएं तथा वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तथा मौद्रिक प्रवाह उपभोग, आय और साधन भुगतान के रूप में दर्शाता है। इसे ही आय का चक्र प्रवाह कहा जाता है। अब ये जान लेते हैं जो स्टॉक होती है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है। स्टॉक को दो प्रकार से डिफाइन करके एक तरीके से पूरी तरह से हमने एग्जांपल के रूप में उठाया है, यहाँ पर पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया आप लोग को। स्टॉक किसे कहते हैं एक बार ये जान लेते हैं। जो स्टॉक है क्या होती है, स्टोर के कैसी मात्रा चर होती है, यानी कि जो एक हिसाब से चर होती है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। जैसे राष्ट्रीय धन तथा संपत्ति मुद्रा की आपूर्ति की जाती है, मापा जाता है, इसे ही स्टॉक कहा जाता है, उसका मापा जाता है। एक हिसाब से दूसरा डिफाइन करके हम जानते हैं क्या है आखिरकार ये। स्टॉक का संबंध समय के एक बिंदु से एक के साथ होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2018 को आपकी बचत राशि जो है वो 10,000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक का समय काल जो है नहीं होता है, जो स्टॉक का समय काल होता है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल भी। फॉर एग्जांपल के लिए चीनी के कारखानों की मशीनरी यहाँ एक स्टॉक अवधारणा होती है। हाँ, कहीं ना कहीं जो चीनी होती है पूरा साल तो बनाने की प्रक्रिया होती नहीं है, कहीं ना कहीं इसे स्टोर करके भी रखा जाता है। कभी कभार ये साल में 1-2 बार महंगी भी होती हैं और सस्ती भी हो जाती हैं, क्योंकि इसका संबंध समय के एक बिंदु के साथ होता है कि किस तरीके से आगे का जो वस्तु है ना उसका उपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में बताया गया है। प्रवाह किसे कहते हैं, यानी कि जो प्रवाह है ये किसे कहते हैं एक बार ये जान लेते हैं हम। प्रवाह का संबंध, जो प्रवाह है उसका संबंध समय की अवधि के साथ होता है। जैसे कि प्रतिदिन आपका जेब खर्च कितना होता है, किस तरीके से आप खर्च करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। प्रवाह का समय काल जो होता है इस प्रति घटना और प्रति माह, प्रति वर्ष के रूप में मापा जाता है। यानी कि जो प्रवाह होता है ना इसका प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष और के रूप में मापा जाता है, इसे ही प्रवाह कहा जाता है। आगे देखते हैं
निवेश किसे कहते हैं? जो इन्वेस्टमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है। किसे कहते हैं एक बार ये जान लेते हैं। निवेश एक वह प्रवाह अवधारणा होती है क्योंकि इसका संबंध समय की एक अवधि के साथ होता है, इसे ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जो कि इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है, इसे ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कहीं भी पैसों को खर्च करना और उसके प्रति हमें पैसों को लाभ कमाना होता है। मौद्रिका आय किसे कहते हैं? जो मौद्रिका आय होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे आने वाली वीडियो हम बताएंगे पूरी तरीके से आप लोगों की जो मौद्रिका आय है ना किसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ वह प्रवाह अवधारणा होती है क्योंकि इसका संबंध समय की अवधि से के साथ होता है कहीं ना कहीं, इसलिए इसे मौद्रिका आय कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए 100 रुपये का नोट है, यहाँ स्टॉक अवधारणा है क्योंकि इसका संबंध मुद्रा पूर्ति के स्टॉक के रूप में घटक के रूप में मापा जाता है। यानी कि जो स्टॉक है ना कहीं 100 रुपये हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो उपयोग करने बाद में इन पैसों का हम उपयोग कर सकें, इसे स्टॉक कहा जाता है। आर्थिक सीमा क्षेत्र किसे कहते हैं? जो आर्थिक सीमा क्षेत्र होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है। किसे कहते हैं तथा आर्थिक सीमा क्षेत्र क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये। आर्थिक सीमा यहाँ सरकार द्वारा प्रशासित यानी कि आर्थिक सीमा क्षेत्र या इसका अर्थ ये है कि राष्ट्र सरकार के जो देश है उसके अंतर्गत उनकी सीमा क्षेत्र कितनी आ रही है उसके बारे में बताया गया है कि कितनी अगर जो शामिल है उसको कितनी बार की जा रही है, मतलब कितना क्षेत्रफल हमारा जो है शामिल है इसके अंतर्गत। ठीक है, आर्थिक सीमा क्षेत्र यहाँ सरकार द्वारा प्रशासित व भौगोलिक सीमा क्षेत्र होते हैं जिसमें व्यक्ति होता है वस्तु पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह के रूप में करता है। उसका उपयोग किस तरीके से आखिरकार जो व्यक्ति है स्वतंत्र खुले रूप से उसका उपयोग कर सकता है उन वस्तुओं का, तथा इसे यह आर्थिक सीमा क्षेत्र कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है जो होता है इसमें शामिल होता है। अब ये जान लेते हैं हम जो आर्थिक सीमा क्षेत्र होते हैं कौन कौन से होते हैं आखिरकार है क्या। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा है राजनीतिक, समुद्री तथा हवाई सीमा क्षेत्र इसके अंदर शामिल होते हैं। विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान, राजनायक और भवन आदि इसके अंतर्गत जो होते हैं शामिल किया जाता है, आदि को शामिल किया जाता है। आगे जानते हैं इसको डिफाइन करते हैं है क्या आखिरकार। जैसे कि जहाज हो गया, वायुयान हो गया, जो दो देशों के बीच में आपसी सहमति से चलाए जाते हैं। जो नौकाएं होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले नौकाएं होते हैं, रेलवे गैस से निकलने वाले जो यान होते हैं, तैरने वाले जो प्लेटफॉर्म और मुख्य रूप से जो देशवासियों पर चलाए जाते हैं, उसे ही एक हिसाब से इसका अर्थ ये है कि जो देश में रहने वाले लोगों के अनुसार कार्य किए जाते हैं। एक हिसाब से जो देश के अंतर्गत ही सारे जो समष्टि अर्थशास्त्र पूरी तरह से पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि आखिरकार जो हमारा आर्थिक सीमा क्षेत्र है क्या उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं सामान्य निवासी कौन होते हैं, यानी कि जो एक देश के सामान्य निवासी हैं किसे कहते हैं, कौन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। सामान्य निवासी किसी देश का एक सामान्य निवासी उस व्यक्ति को कहते हैं या संस्था, उस व्यक्ति एक व्यक्ति या फिर एक संस्था को मान लिया जाता है जिसके आर्थिक हित होते हैं कहीं ना कहीं उस देश से रिलेटेड होते हैं, इस देश के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप उसका होता है। उसी देश के आर्थिक सीमा क्षेत्र को ही केंद्रित हो जिसमें वह सामान्य तथा एक वर्ष से रहता हो तथा इससे कम से कम हो। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए भारत का एक व्यक्ति है, उस देश में कम से कम भारत में कम से कम 2-3 सालों से रह रहा है, तो उसे भारत की जो रेसिडेंसी है ना वो मिल जाती है कि भारत की जो नागरिकता है उसे मिल जाती है। आगे देखते हैं क्या टॉपिक हमारा है। कर्मचारियों का परिश्रमिक में क्या क्या होता है, यानी कि जो परिश्रमिक है ये किसे कहते हैं, कर्मचारियों का परिश्रमिक किसे कहते हैं ये क्या है जान लेते हैं एक बार। संसाधन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में साधन की जो प्रदान की जाती है उसकी साधन सेवाओं के लिए उसका उपयोग किया जाता है तथा भुगतान नगर व्यवस्था इसमें शामिल किया जाता है जो कर्मचारियों का परिश्रमिक कहलाता है। इसके अंदर जो अंतर्गत शामिल होते हैं फॉर एग्जांपल के लिए वेतन, मजदूरी, बोनस, न्यूज़ के द्वारा ही सामाजिक सुरक्षा में योगदान शामिल किया जाता है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि किस तरीके से आखिरकार जो सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा किस तरीके से जो एक्टिविटी है वो जुड़ी पड़ी है और जो वेतन मजदूरी है वो किस तरीके से मिल रहा है लोगों को, किस तरीके से नहीं मिल रहा है, बोनस और न्यूज़ के द्वारा ये सब ज़्यादा जानकारी हमें पता चलती है। ज़्यादा जानकारी जो होती है हमें पता चलती है, बताते हैं तभी पता चलती है हमें। परिचालन अधिशेष, जो परिचालन अधिशेष है किसे कहते हैं आखिरकार है क्या ये परिचालन अधिशेष के बारे में जान लेते हैं। परिचालन अधिशेष उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को कर्मचारियों का परिश्रमिक का भुगतान करने के पश्चात जो राशि बचती है ना, इसका अर्थ ये है कि जो एक फैक्ट्री है उसके द्वारा जो उसके अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उसके बाद में जो राशि बच जाती है यहाँ किराया ब्याज लाभ को योग करती है। यानी कि जो पैसे बच जाता है उसे लाभ कहा जाता है, इसे परिचालन अधिशेष कहा जाता है।
यानी कि जो पैसे बच जाते हैं किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद, उसे ही परिचालन अधिशेष कहा जाता है। हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं, एक बार ये जान लेते हैं हम कि हस्तांतरण भुगतान है क्या। ये यह एक पश्चिमी भुगतान होता है जिससे जिनके बदले में कुछ नहीं मिलता है, बिना किसी उत्पादन सेवा के प्राप्त आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन कर, छात्रवृत्ति आदि को इसके अंतर्गत जो है इसमें शामिल किया जाता है, और इसे ही हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है। इसे ही हस्तांतरण भुगतान के रूप में उपयोग किया जाता है, कहा जाता है। आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार से होते हैं। एक बार ये जाने दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, बहुत ही इस चैप्टर का। ये एग्जाम में ये पूछा ही जाता है कि 4 नंबर में क्वेश्चन में आता है कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो क्षेत्र हैं कौन कौन से, एक बार ये जान लेते हैं। पहला है हमारा पारिवारिक क्षेत्र। इसमें इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है तथा पारिवारिक क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा है उत्पादक क्षेत्र। जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं किसे कहते हैं आखिरकार। उत्पादक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की सभी वस्तुओं उत्पादन करने वाले जो फार्म होते हैं उसको शामिल किया जाता है, जो फार्म्स होते हैं उसको शामिल किया जाता है, और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के हेतु फार्म में उत्पादन कारकों जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया आदि को उसको भी शामिल कहीं ना कहीं किया जाता है। और तीसरा हमारा पॉइंट है सरकारी क्षेत्र, जो सरकार से रिलेटेड होती है कहीं ना कहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है। कल्याण के सरकार जो होते हैं, सरकारी क्षेत्र कल्याण के काम करने के लिए एजेंसीज के रूप में काम करती हैं, जो कि एनजीओज के रूप में बहुत जैसे इंदिरा गांधी एनजीओ हो गया, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, जो प्रधानमंत्री एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो चलाए जाते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज के मालिक होते हैं कहीं ना कहीं ये भी एनजीओ में फंड देते हैं, जिससे कि जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उनका विकास हो सके, तथा उत्पादन के रूप में सरकार को इसमें शामिल किया जाता है, और इसे ही सरकारी क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं, विदेशी क्षेत्र किसे कहते हैं। जो विदेशी क्षेत्र होते हैं किसे कहते हैं, एक बार ये जान लेते हैं। विदेशी क्षेत्र शेष विश्व क्षेत्र भी कहा जाता है इसे, तथा इसमें उन वस्तुओं क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिन वस्तुओं का निर्यात एवं आयात जो है घरेलू अर्थव्यवस्था एवं शेष विश्व के बीच की सूची प्रवाह के रूप में संबंधित होती है कहीं ना कहीं से, जो कि विदेशों से रिलेटेड होती है, उसे ही विदेशी क्षेत्र कहा जाता है। पहला हमारा है आयात। विदेशों से लाया गया जो माल होता है उसे आयात कहा जाता है, तथा निर्यात जो विदेशों में भेजा गया माल होता है उसे ही निर्यात कहा जाता है। आगे देखते हैं, अंतर क्षेत्रीय प्रवाह किसे कहते हैं। जो अंतर क्षेत्रीय प्रवाह है किसे कहते हैं, ये क्या है, एक बार जान लेते हैं। अंतर क्षेत्रीय प्रवाह किसे कहते हैं। अंतर क्षेत्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र एक प्रकार से या अन्य प्रकार से क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं इसके ऊपर, तथा इसे अंतर क्षेत्रीय प्रवाह कहा जाता है। जो मुख्य रूप से जो इसमें शामिल किया जाता है उसको ही कहा जाता है। तथा वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं। जो वास्तविक प्रवाह है ना, क्या है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था है इसके विभिन्न क्षेत्रों, वस्तुओं, सेवाओं के रूप में जो प्रवाह होती है इसे ही वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है, आय का चक्र प्रवाह का महत्व किसे कहते हैं। जो आय का चक्र प्रवाह है आखिरकार इसका महत्व किस तरीके से है ये जान लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट हमारा है, आय का चक्र प्रवाह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जैसे कि परस्पर निर्भरता को समझने के लिए सहायता होती है इसके अंतर्गत। और सेकंड पॉइंट हमारा है, चक्र प्रवाह मॉडल राष्ट्रीय आय का अनुमान, जो चक्र मॉडल है उसके अनुसार जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में आवश्यक सहायता सिद्ध होती है, इसे ही मुख्य रूप से चक्र प्रवाह का महत्व समझा जाता है। अब ये जान लेते हैं जो चक्र प्रवाह है ये किसे कहते हैं आखिरकार। प्रथम चक्र प्रवाह है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसे डायग्राम्स जो है पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना। वस्तु तथा सेवाएं, अब ये डायग्राम्स को आप समझ लीजिए किस तरीके से आखिरकार हो रहा है, ये प्रक्रिया है क्या, ठीक है। वस्तु और सेवाएं, जो वस्तु और सेवाएं है ना, इसका उपयोग कौन कर रहा है, साधन सेवाओं के रूप में। जो साधन सेवाएं हैं, ठीक है, जो साधन सेवाएं हैं जैसे कि जो एक परिवार क्षेत्र होता है, ठीक है। पहले तो आप ये लोग जान लीजिए है किस तरीके से आगे सर्कल घूम रहा है, किस तरीके जो साधन सेवाएं हैं, जो सरकार के द्वारा साधन सेवाएं, जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा कौन कौन सी अनेक प्रकार की जो साधन सेवाएं होती है उसके अंतर्गत जो शामिल की जाती है ना, उसके बाद में उसका उपयोग जो है श्रम, पूंजी, भूमि आदि का उत्पादन क्षेत्र करते हैं, ठीक है। साधन सेवाओं का उपयोग जो है उपभोग जो है ना, पूंजी, श्रम पूंजी के रूप में सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आप इन वस्तुओं का उत्पादन कीजिए, तथा उत्पादन करने के बाद जो परिवार क्षेत्र होता है ना, इसका उन वस्तुओं का अधिक मात्रा में उपयोग करता है। किस तरीके से करता है आप लोग जानते ही हैं कि उनकी जो वस्तुओं का आखिरकार जो है अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, जो वस्तुएं और सेवाएं इसके अंतर्गत जो होती हैं शामिल की जाती हैं, यही होता है क्या, चक्र प्रवाह। ये इसी को ही हम
चक्री प्रवाह कहा जाता है। जो आय का चक्री प्रवाह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, हालांकि आप उस लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। आखिरकार जो इसकी व्याख्या है ना, किस तरीके से वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, परिवहन क्षेत्र को साधन क्षेत्र किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में एक बार व्याख्या कर लेते हैं यहाँ पर है क्या। ठीक है, पहला हमारा है अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र उत्पादन परिवार क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत और परिवार क्षेत्र जो होती हैं सभी उत्पादन में साधनों, श्रम, पूंजी, भूमि क्षेत्र का उत्पादन करता है। इसके अंतर्गत जो होता है शामिल किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा है उत्पादन क्षेत्र, इसके बदले साधन सेवा पर भुगतान, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ आदि को भी शामिल किया जाता है। और चौथा पॉइंट हमारा है उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं, देते हैं, जिनके बदले में यहाँ भुगतान प्राप्त करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। और पांचवा हमारा पॉइंट है इस प्रकार दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय तथा अंत क्षेत्रीय प्रवाह चलता ही रहता है। इसे ही आय का चक्र प्रवाह कहा जाता है। हालांकि आप लोग को व्याख्या जो है समझ आ गई होगी अच्छे से। आगे देखते हैं तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्र प्रवाह, ये क्या, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। देखते हैं क्या है ये, फिर इसके बाद में इसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे किस तरीके से है। आखिरकार जो सरकार होता है, सरकार आखिरकार है क्या। मुख्य रूप से तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं इनके, सरकार होते हैं, उत्पादन क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र होते हैं। इसका अर्थ ये है कि सरकार के द्वारा कौन कौन से उत्पादन क्षेत्रों का जो उपभोग वस्तुओं का किस तरीके से आखिरकार उत्पादित किया जाता है, और किस तरीके से जो परिवार क्षेत्र होता है उन वस्तुओं का उपयोग करता है, उन वस्तुओं का जो होता है यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो सरकार होती है ना उपभोग आय, जो सरकार होती है ना उत्पादन क्षेत्र को पहले तो उपभोग आय देती है। किस तरीके से देती है आप लोग समझ गए हैं कि उपभोग आय देती है तभी तो वो उत्पादन क्षेत्र के रूप में काम करेगी। और अप्रत्यक्ष कर देती है, जो उत्पादन क्षेत्र होती है ना कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष कर भी देती है सरकार को। और जो सरकार होती है ना कहीं एक हिसाब से जो उत्पादक क्षेत्र होती है उसमें आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। और यहाँ आप लोग समझ लीजिए कि जो परिवार क्षेत्र होता है किस तरीके से आखिरकार जो सरकार से रिलेटेड होता है, सरकार से किस तरीके से आखिरकार जो होता है कि ज्वाइन होता है। ठीक है, जो सरकार होता है ना हस्तांतरण आय देता है पहले तो सरकार परिवार क्षेत्र को, उसके बाद में जो कारक आय भी इसमें शामिल है, और जो है अप्रत्यक्ष कर के रूप में इसको भी शामिल किया गया है। अब ये जान लीजिए कि जो परिवार क्षेत्र होता है किस तरीके से आखिरकार जो जमा करता है बैंकों में ऋण, पैसे जमा करता है कहीं ना कहीं एक हिसाब से ये बैंक है। ठीक है, बीच में हमने बैंक रख दिया है एक हिसाब से, और यहाँ उत्पादन क्षेत्र है, यहाँ पर परिवार क्षेत्र है। ठीक है, परिवार क्षेत्र पहले जो होता है पैसों को जमा करता है, उसके बाद में उसके प्रति उसको ऋण मिलता है, कुछ ना कुछ एक हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से जो पैसे मिलते हैं वो भी परिवार क्षेत्र के लाभ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो उत्पादन क्षेत्र होता है ये भी पैसों को जमा करते हैं बैंक में, उसके अंदर बैंक के द्वारा किस तरीके से आखिरकार जो ऋण प्रदान मिलता है ना वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ आगे देखते हैं वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग व्यय किस तरीके से किया जाता है, ये भी बताया गया। जो परिवार क्षेत्र होता है वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है तथा जो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है उसका भी अधिक मात्रा में लाभ उठाता है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि सेवा और भुगतान, किराया, ब्याज, लाभ के रूप में जो परिवार क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा उसका भी उपयोग करता है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं कि इसकी पूरी तरह से आखिरकार जो व्याख्या है ये क्या है एक बार। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र तीन मुख्य रूप से शामिल किया जाता है, जो कि यहाँ डायग्राम में आप लोग को हमने पहले बता दिया है कि जो आखिर जो परिवार क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र है और जो सरकार के रूप में है ये तीनों को हमने पहले बता दिया आप लोग को, तो ये डायग्राम आप देख लीजिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या में। सेकंड पॉइंट हमारा है सरकारी फार्म अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में लेती हैं तथा फार्म को आर्थिक सहायता और वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग अधिक मात्रा में प्रदान करती हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा है सरकार परिवार क्षेत्र प्रत्यक्ष कर लेती है अधिक मात्रा में और परिवार को कारक आय तथा हस्तांतरण आय भुगतान के रूप में करती है। इसकी व्याख्या आगे देखते हैं हम क्या है। फोर्थ पॉइंट में परिवार क्षेत्र उत्पादक में वस्तुओं और सेवाएं लेती हैं तथा उत्पादक को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में उसका उपयोग व्यय के रूप में करती है। और पांचवा पॉइंट हमारा है उत्पादक क्षेत्र, जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं उसमें परिवार क्षेत्र को साधन सेवाएं लेती हैं तथा उन्हें साधन सेवाओं पर भुगतान कर कहीं ना कहीं एक हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। सरकार उनसे भी लेती है और कर लेती भी है और कर देती भी है, दोनों क्षेत्रों से, परिवार क्षेत्र से भी और उत्पादक क्षेत्र से भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो सरकार होती हैं जुड़ी होती हैं, जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं हिसाब से लाभ भी प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं हिसाब से हानि भी प्राप्त होते हैं। तो हमारा यहाँ सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कंप्लीट हो गया बुक 1 का। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में आप जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से थी।
बाकी हमने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है इस चैप्टर का, तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग को। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।